हेलो नमस्ते, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मेरा नाम है साई मोहन शर्मा और आप देख रहे हैं द ड्राइंग हाउस। और आज की इस वीडियो में हम लाए हैं एक और नई ग्राफिक नॉवल रिव्यू। जिस ग्राफिक नॉवल की आज हम रिव्यू करने वाले हैं वो है देवी चौधरानी और हम इसके फर्स्ट पार्ट का रिव्यू करने वाले हैं। इसका सेकंड पार्ट प्री ऑर्डर पे चल रहा है। आई सपोज अब तक मार्केट में ऑनलाइन स्टोर्स पे अवेलेबल हो चुका होगा। अगर नहीं हुआ है तो भी आप जल्दी से जल्दी इसका प्री ऑर्डर कर सकते हैं। इट्स राइट नाउ इन स्टॉक। सो आज की इस रिव्यू में हम बात करने वाले हैं इसकी स्टोरी के बारे में, ऑफ कोर्स एज ऑलवेज इसके आर्टवर्क के बारे में और इसकी ओवरऑल प्रेजेंटेशन के बारे में। हम बात करेंगे इसके राइटर के बारे में जो हैं शामिक दास गुप्ता, और किस तरीके से वो अपनी कहानियों को बनाते हैं, कहानियों की रचना करते हैं, किस तरीके से एक ग्राफिक नॉवल एक कॉमिक बुक से अलग होती है। देवी चौधरानी इसका एक बहुत ही स्पष्ट और क्लियर उदाहरण है, एक अच्छा एग्जाम्पल है। तो आइए विदाउट वेस्टिंग एनी अदर टाइम शुरुआत करते हैं इन सभी पॉइंट्स को लेके आज की इस ग्राफिक नॉवल रिव्यू की। लेट्स गेट स्टार्टेड। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की देवी चौधरानी ये 1800s में ये उपन्यास, ये नॉवल लिखा गया था। नाउ चूंकि मुझे अनफॉर्चुनेटली मैंने ना तो ये नॉवल पढ़ा है ना ही मेरे पास इसका कोई वर्जन कभी रहा है। सो दिस इज़ द वेरी फर्स्ट टाइम जो मेरे हाथों में पहुंचा है वो ये ग्राफिक नॉवल एडेप्टेशन है जो कि लिखा है, जो कि क्रिएट किया है शामिक दास गुप्ता ने। शामिक दास गुप्ता की राइटिंग को अब तक मैं जितना भी पढ़ चुका हूं, एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है, दिस इज वन राइटर जो कि वो जो एक अंतर है ना एक कॉमिक बुक और एक ग्राफिक नॉवल का, उसके अंतर को स्पष्ट करने के लिए अगर किसी राइटर का हमें एग्जांपल देना है हमारी इंडियन कॉमिक बुक कम्युनिटी से, इंडियन पब्लिकेशन से, तो शामिक दास गुप्ता उसका एक बहुत ही स्पष्ट और एक बहुत ही मजबूत उदाहरण है। आप किसी इंसान की पर्सनैलिटी को पसंद करें ना करें ये अलग बात है, कि कहानी को पसंद करें ना करें ये बिल्कुल अलग बात है, लेकिन उनकी जो क्रिएशंस हैं फ्रॉम एन आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आप उस दृष्टिकोण से देखें, उस दृष्टिकोण से पढ़ें किसी राइटर की कहानी को, उनकी रचना को, तो जो आपको पढ़ने को मिलता है वो कैसा है, अनबायस्ड जो रिव्यू होती है वो सामने रखनी जानी बहुत जरूरी होती है। और मेरा मानना है कि शामिक दास गुप्ता इस पॉइंट पे बिल्कुल खरे उतरते हैं, बिकॉज जो कुछ भी अभी तक एटलीस्ट जो मैंने पढ़ा है, चाहे वो रक्षक हो, चाहे वो द विलेज हो, चाहे देवी चौधरानी ही हो, जो कुछ भी वो बनाते हैं उसमें कैरेक्टर्स को जिस स्टोरी प्लॉट में रखा जाता है, एस्टैब्लिश किया जाता है, और जिस एरा में, जिस टाइम एरा में उन कैरेक्टर्स को दिखाया जा रहा होता है, बहुत ही स्पष्ट होता है कि उस टाइम एरा का जो कल्चरल इन्फ्लुएंस रहा उस जमाने में वो उनकी कहानियों में, उनके कैरेक्टर्स पे बहुत साफ दिख रहा होता है। और ये मैं एक बहुत अच्छी बात मानता हूं। इस वक्त देवी चौधरानी जो मैंने पढ़ी है वो एक अगेन एक टाइम एरा बेस्ड ग्राफिक नॉवल है। ये स्टोरी बेस्ड है 1700s में, टू बी प्रिसाइज लेट 1700s की ये स्टोरी है, जिसमें भारत पे ब्रिटिशर्स का राज्य तो था ही, लेकिन किस तरीके से अलग अलग जगहों से अटैक्स भारत पे होते थे, भारत को लूटा जाता था, पुर्तगाल की तरफ से लूटा जाता था, ब्रिटिशर्स की तरफ से लूटा जाता था, और फ्रांस की तरफ से लूटा जाता था। बहुत एक अनस्टेबल समाज था, और उस अनस्टेबल समाज में बंगाल की क्या हालत थी, वहाँ की क्या सिचुएशन थी, वहाँ की जो जमींदारी थी वो किस तरीके से लोगों के ऊपर, एक आम इंसान के ऊपर, गरीबों के ऊपर, गांव वालों के ऊपर हावी रहती थी, किस तरीके से हम बात कर रहे हैं 1700s की, राइट। सो उस जमाने पे जो कुछ भी कुप्रथाएं थी, जैसे कि बाल विवाह, जैसे कि सती प्रथा, इन सभी को इस ग्राफिक नॉवल में ना केवल इस तरीके से दिखाया है कि बस एज एन एडिशन हो, बल्कि उसे कहानी में इस तरीके से जोड़ा गया है कि कहानी में और कैरेक्टर्स को वो मदद कर रहे हैं आगे बढ़ने में। फॉर एग्जाम्पल हमारी इस कहानी की जो मेन प्रोटैगनिस्ट है प्रफुल्लिया, जो आगे चल के देवी चौधरानी बनती है, ये कहानी ऑफ कोर्स उसकी एक काइंड ऑफ एक ओरिजिन स्टोरी है, अपने आप में पूरी है, लेकिन अभी कहानी कंटिन्यू हो रही है। इट्स एन एपिक स्टोरी। तो अब ये फर्स्ट पार्ट है, और इसमें दिखाया गया है किस तरीके से उस समय काल के भारत में, बंगाल में, ये लड़की 18 वर्षीय लड़की जब बड़ी हो रही है, एक ऐसे परिवार में बड़ी हो रही है जहाँ पे पिता नहीं है, माँ है, और माँ भी बूढ़ी हो रही है। जैसे ही उसकी मृत्यु होने वाली होती है तो बताया जाता है उस लड़की को, प्रफुल्लिया को, कि बचपन में ही तुम्हारी शादी करा दी गई थी
और किस तरीके से दहेज को लेकर तुम्हें एक्सेप्ट नहीं किया गया, क्योंकि दहेज तुम्हारे पिता नहीं दे पा रहे थे, तुम्हें एक्सेप्ट नहीं किया गया, वापस तुम्हें अपने घर भेज दिया गया, यानी अपने मायके में भेज दिया गया, और 18 साल के होने तक आज भी वो अपने घर पे है। लेकिन इन सभी के साथ में जिस तरीके से सिचुएशंस को कहानी में दिखाया गया है, ये स्पष्ट है कि प्रफुल्ल्या एक स्ट्रांग लड़की है। वो किसी और लड़की की तरह दबने वाली या चुप रहने वालों में से नहीं है। वो गलत चीजों के खिलाफ आवाज भी उठाती है, और अगर जरूरत पड़े तो जितना लड़ सकती है उतना जोर शोर से लड़ती भी है। किस तरीके से कहानी में शुरुआत में ही प्रफुल्ल्या के साथ में ही एक और आई वोंट कॉल इट अ बैंडिट ग्रुप, बागी ग्रुप एक है जिसका नाम है संतान, और किस तरीके से वो आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, बंगाल की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। और फिर आगे चल के कहानी में जब उसकी माँ की मृत्यु होती है तो प्रफुल्ल्या के पास और कोई चारा नहीं बचता है कि वो वापस अपने ससुराल चली जाए, जो कि समाज के एक बहुत ही नामी गिरामी, बहुत ही अमीर जमींदारों का परिवार है। और जब वो जाती है तो राइट अवे उसको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है अपने फादर इन लॉ के द्वारा, जो कि सो कॉल्ड एक ईविल जमींदार हैं। पति जो है उनके, जो कि अब एज में वो भी अब बड़े हो गए हैं, उसी की एज के हो गए, तो पति हालांकि ही सीम्स टू बी अ गुड पर्सन, वो एक अच्छा इंसान है, लेकिन चूंकि पिता की चलती है घर में और वो भी जमींदार हैं, तो कहीं ना कहीं दिखाया है कि प्रफुल्ल्या को मजबूरन अपने ही घर से अपने ससुराल को छोड़ देना पड़ता है। तो ये जो कहानी अभी तक की मैंने बोली, ये उन सिचुएशंस को अपने अंदर समाये हुए है जो सिचुएशन एक नारी, एक लड़की, एक औरत 1700s में, बल्कि सच कहें तो उसके काफी बाद तक भी भारतीय समाज में एक नारी सहती थी। उन सिचुएशन से निकलकर किस तरीके की सिचुएशंस फाइनली प्रफुल्ल्या के सामने आती है, एक ऐसी लड़की के सामने जो कि अब जिंदगी जीने की आस ही खो चुकी है, लेकिन फिर भी किस तरीके से उसका सामना होता है उसी बागी ग्रुप से, संतान से, किस तरीके से उसका सामना होता है उनके लीडर से, और किस तरीके से ये बहुत इंटरेस्टिंग है अपने आप में कि फाइनली वो ग्रुप और उनका जो मुखिया है वो ये चूज करता है कि प्रफुल्ल्या ही वो लड़की है जो कि आगे चल के उस ग्रुप का नेतृत्व करेगी, और आगे चल के वो बनेगी देवी चौधरानी। अब वो क्या सिचुएशंस हैं, क्या होता है, किस पॉइंट पे वो लोग मिलते हैं, ये तो मैं नहीं बताने वाला हूं, वो तो स्पॉयलर्स हो जाएंगे, और असली मजा इस ग्राफिक नॉवल को पढ़ने का उसी में है। अब बात करते हैं इसके आर्टवर्क के बारे में। जैसे कि मैंने फ्रंट कवर के लिए बताया, जो इसका कवर आर्ट है वो किया है सुमित कुमार अलॉन्ग विद रेनातो गुएरा, और जो इसके इंटरनल इलस्ट्रेशंस हैं, जो पैनल्स बनाए हैं, वो किए हैं विकास सतपति अलॉन्ग विद इकबाल संपद। नाउ इफ आई एम करेक्ट, विकास सतपति का नाम हमने तारानाथ तांत्रिक में भी पढ़ा था। ही इज द सेम आर्टिस्ट जिन्होंने उसमें काम किया था, और मुझे ये कहने में बहुत खुशी हो रही है कि इस तरीके की ग्राफिक नॉवल, इस सब्जेक्ट पे जो ग्राफिक नॉवल प्रस्तुत की गई है, उसमें एक स्ट्रॉन्ग मैच्योर आर्टवर्क का, रियलिस्टिक आर्टवर्क का होना जरूरी है। ग्राफिक नॉवेल्स की यही पहचान है जो कि एक ग्राफिक नॉवल को एक कॉमिक बुक से अलग करता है। और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का एक बहुत कॉमन रूल होता है कि अगर कोई फिल्म, कोई स्टोरी, कोई कॉमिक बुक या ग्राफिक नॉवल भी अगर आपको यह एहसास दिलाने में सफल हो जाती है कि आपकी आसपास की सराउंडिंग क्या है, और उस समय काल के लिए जब तक आप वो ग्राफिक नॉवल पढ़ रहे होते हैं, वही आपकी दुनिया बन जाती है। अगर ये कोई भी ग्राफिक नॉवल कर पा रही है, कोई भी फिल्म कर पा रही है, कोई भी OTT सीरीज कर पा रही है, एनीथिंग, विच मीन्स जो क्रिएटिव टीम है उसका काम सफल हुआ है। एक चीज मैं लास्ट में और कहना चाहूंगा लेटर्स के लिए। कुछ जगहों पे मुझे ऐसा लगा कि जो लेटर्स हैं वो कहीं ना कहीं कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स मुझे देखने को मिली। नाउ मैं ऐसे कोई अलग अलग स्पेसिफिक पैनल्स निकाल के नहीं दिखाऊंगा कि ये देखो गलती है, ये गलती है, ऐसा नहीं है। कुछ जगहों पे है। फॉर एग्जाम्पल जो इसका फ्रंट पेज है, इसमें लिखा है भाग 1 मत्स्य न्याय, दैट्स द नेम, पार्ट 1 मत्स्य न्याय। एंड इसी के पीछे जो कहानी की सिनॉप्सिस दी गई है उसमें लिखा है, स्टार्टिंग में लिखा है 1795 बंगाल मत्स्य न्याय, म आधा त फिर पूरा स। चूंकि ये मैं समझ रहा हूं कि मत्स्य न्याय और मत्स्य न्याय ये कहीं ना कहीं कोई एक स्पेलिंग में मिस्टेक है। मे बी मैं कैच नहीं कर पाया हूं।
अगर कोई भी क्रिएटिव टीम में देख रहा है और कमेंट बॉक्स में हमें गाइड कर सकना चाहे कि भाई एग्जैक्टली ये क्या हुआ, इज इट स्पेलिंग मिस्टेक और व्हाट, बिकॉज अगर ये स्पेलिंग मिस्टेक है, अगर ये है तो राइट एट द फ्रंट कवर ये हुई है, जो कि नहीं होनी चाहिए थी, और अगर फ्रंट कवर पे सही है तो बैक में हुई है। सो इस बारे में जरूर अगर कोई क्रिएटिव टीम में से देख रहा है तो गाइड करें, ताकि हम भी सही नॉलेज अपने वीडियो के जरिए दे सकें। आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा, एनीवन हु इज वाचिंग फ्रॉम द टीम। सो दिस वाज द वीडियो गाइस। ये है रिव्यू देवी चौधरानी, जिसका सेकंड पार्ट अब कई सालों बाद आ रहा है, और मैं मानता हूं कि पढ़ने लायक होगा। मैं उसका इंतजार कर रहा हूं। वंस अगेन आई वुड लाइक टू थैंक याली ड्रीम क्रिएशंस कि उन्होंने ये कॉपी मुझ तक पहुंचाई, अच्छी लगी है। दिस वाज द वीडियो, थैंक यू सो वेरी मच, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।